स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कठुआ में जहां पर मजदूरों का हंगामा शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मजदूरों का यह हंगामा क्योंकि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। बड़ी खबर, सैलरी नहीं मिलने पर तोड़फोड़ भी की गई और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। सूचना पर फोर्स के साथ वहां पर एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी ने मजदूरों को समझाकर वहां पर शांत कराया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर जो फंसे हैं उनको वहां पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। रोजगार के चक्कर में कई मजदूर फैक्ट्रियों में ही रुके हैं। जम्मू रीजन के कठुआ क्षेत्र में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर यह हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले नफ्तीश टीवी इन तस्वीरों को दिखाता हुआ आप तक पहुंचाता हुआ एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मजदूरों का यह हंगामा देखिए, कैसे वहां पर पुलिस के जवान मजदूरों को समझाने में लगे हैं कि आप मान जाइए, आपको वेतन दे दिया जाएगा। मजदूरों का हंगामा तो ये जायज है क्योंकि कोरोना काल में अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो भला वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करेंगे, कैसे वो खाएंगे खाना। सैलरी नहीं मिलने पर तोड़फोड़ भी वहां पर की गई। नफ्तीश टीवी सबसे पहले इन तस्वीरों को आप तक दिखाता हुआ पहुंचाता हुआ, आखिर मजदूरों का हंगामा क्यों देश भर में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन आज की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की। सरकार की तमाम वो दावे, तमाम वो बातें, लेकिन जमीनी हकीकत धरातल पर केवल शून्य ही नजर आती हैं। दीपक खजुरिया फोन लाइन पे जम्मू कश्मीर से पूरी जानकारी देंगे। दीपक, एक बड़ी खबर ये, कठुआ में जिस तरह से मजदूर धरने पर बैठ गए, जमकर उन्होंने हंगामा किया, उनका कहना है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। दीपक जी बिल्कुल सागर, आप सही कह रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर द्वारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए कठुआ जिले में इंडस्ट्री खोलने का जो फैसला किया गया था 2 दिन पहले, अभी केवल 2 ही दिन हुए थे कि एक बड़ी चीज देखने को आज मिल गई कि हजारों मजदूर आज सुबह करीबन 10 से 11 बजे के बीच सड़क पर आ गए और उन्होंने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया। करीबन 1 से 2 घंटे तक लगातार मजदूरों का प्रदर्शन चलता रहा। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रदर्शन हिंसक भी हो गया, बीच में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी भी हुई, उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हुई जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और मजदूरों को तितर बितर करने की कोशिश की। मगर लगातार ये प्रदर्शन चलता रहा और मजदूरों का यही मांग है कि मार्च और अप्रैल पिछले 2 महीने का वेतन उन्हें नहीं मिला है और अगर उन्हें वेतन नहीं मिलेगा और वह काम पर वापस लौटे हैं तो कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे। लगातार ये प्रदर्शन के चलते फिर पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा, कठुआ के जो एसएसपी हैं, खुद मौके पर आए, मजदूरों के नेताओं से बात की, उन्हें समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्रशासन से बात करके और जल्द से जल्द ये उनका मामला हल करवाएंगे। मगर मजदूरों ने साफ तौर पे अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उन्हें ये वेतन नहीं मिलेगा और वह काम पे भी नहीं लौटेंगे और उसके बाद प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। तो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ा सा ईज करने के लिए इंडस्ट्री खोलने का फैसला किया गया और देखने को मिला कि बड़ा प्रदर्शन मजदूरों का शुरू हो गया है। लगातार बात यही है कि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से आह्वान किया था कि किसी की सैलरी नहीं काटी जाए, समय पर सैलरी दी जाए, और इसका पहली मिसाल जो है वो आज देखने को मिली है। जी सागर। दीपक, ऐसा नहीं लगता कि मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? केंद्र और राज्य सरकारें बार बार यही कह रही हैं कि मजदूरों का वेतन दिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, लेकिन कई राज्यों में हालात यही हैं। कई राज्यों से तस्वीरें ये भी सामने आई कि उनके जो कंपनी के मालिक हैं उनको खाने पीने का सामान नहीं दे रहे हैं, कमरे में केवल बंद करके रख दिए हैं। दीपक बिल्कुल सागर, आप सही कह रहे हैं। ये आज एक जिंदा मिसाल और ताजा मिसाल देखने को मिली है कि करीबन जब 1500 से के करीब मजदूर, यानी कि 1000 से भी अधिक मजदूर जो है अचानक सड़क में निकला है। और मैं आपको बताऊं कि तस्वीरों में भी दिख रहा है, इन मजदूरों में महिला मजदूर भी शामिल है, पुरुष मजदूर हैं, बुजुर्ग कुछ लोग हैं। सीधे सड़कों पर आकर इन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उसके बाद इन्होंने हाईवे को जाम कर दिया और इन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने का जो इनका वेतन है, लॉकडाउन के दौरान बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना पेट पाला है, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए राशन का जुगाड़ किया है और आज जब दोबारा से इन्हें काम पर लौटने को कहा जा रहा है, ये काम करने को तैयार है और इन्हें खुशी है कि इंडस्ट्री शुरू हो रही है। मगर इनका कम से कम वेतन मुहैया करवाया जाए और ये एक बड़ी मिसाल आज देखने को मिली है। ठीक है दीपक, मैं आपका इसी पर जवाब में लूंगा आगे भी, लेकिन एसएसपी जो मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मजदूरों से बातचीत की और उनको भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में आपको वेतन मिलेगा, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। पेमेंट वाला मुद्दा नौकरी खाते मैनेजमेंट से हम बात करनी है पे तुरंत। उमेश गुप्ता जी से हमारी सीधे बात पड़ेगा।
उमेश गुप्ता जी जो बात कहता नहीं वो बात का पूरा हम प्रमाण मंगनिया कि स्टाफ दीपक, हमने दर्शकों को बाइट भी वो सुनाई, क्या कुछ का एसएसपी ने उनका क्या कहना था। लेकिन दीपक, फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या है? क्या वहां पर हंगामा जारी है या मजदूर अपने घर पर चले गए? कैसे उन्हें समझाया गया? दीपक, देखिए सागर, जैसे ही एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो जो है मजदूर उस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ये मानने को तैयार नहीं थे, सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। एसएसपी के समझाने के बाद उन्होंने उन मजदूरों को, आप देख रहे हैं जैसे स्पीकर में उन्होंने स्पीकर लेकर उन्होंने मजदूरों को संबोधित भी किया, उनके नेताओं से बात की और ये कहा कि वे जो इस फैक्ट्री की मैनेजमेंट है चिनाब टेक्सटाइल मिल की, उससे बात करेंगे, उससे बात करके आश्वासन दिया है मजदूरों को कि कोई ना कोई मामला हल करवाया जाएगा। उसके बाद मजदूर कम से कम फैक्ट्री में जाने को तो तैयार हो गए, सड़क मार्ग से हट गए, हाईवे से उन्होंने अपना जाम और धरना उठा दिया। मगर साथ ही साथ मजदूरों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें ये आश्वासन तो दिया है पुलिस ने, अगर ये मामला उनका हल नहीं होता, वेतन उन्हें जल्द से जल्द नहीं मिलता, तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और फिर काम काज छोड़कर हाईवे पर आकर धरना देंगे। फिलहाल जो है हाईवे खोल दिया गया है, मजदूर वापस फैक्ट्री की तरफ लौट गए हैं। मगर साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि 1-2 दिन में अगर उनका मामला हल नहीं किया गया, उन्हें वेतन नहीं मिला, तो वे वापस अपना काम छोड़ के हड़ताल करेंगे। जी सागर। चलिए, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, सैलरी नहीं मिलने पर तोड़फोड़ भी की है मजदूरों ने। लगातार संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे क्योंकि मजदूर वहां पर परेशान। कंपनी के मालिकों ने कहा था कि वेतन दिया जाएगा, लेकिन जिन मजदूरों को रोका गया, जो लगातार कंपनी में ठहरे थे, जो लगातार काम कर रहे थे, उनको आखिर पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मजदूरों के साथ आखिर ये खिलवाड़ क्यों? हालांकि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बार बार ये दावा कर रही हैं कि किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कारखानों में अगर मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो उनको पैसे दिए जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें, कई मजदूरों का यह भी कहना था कि उनके मालिकों ने उनको निकाल भी दिया। इस पर आने वाले समय में कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई हो तभी जाकर जो मालिक हैं इन कारखानों के, उन पर लगाम लगेगी। आने वाले समय में ऐसे कदम उठाने पर वो सोचेंगे। मजदूरों का यह हंगामा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिएगा फुल स्क्रीन पर कि कैसे मजदूर वहां पर हंगामा कर रहे हैं और कैसे वहां पर समझाने के लिए पहुंचे एसएसपी। देखिए कैसे माइक के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि आखिर आइए हंगामा क्यों, आप हंगामा मत करिए। नवतेज टीवी आप तक ये तस्वीर भी पहुंचा रहा है, आपको दिखा रहा है मजदूरों का यह हंगामा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मजदूरों का यह हंगामा देखिए, और यह हंगामा अभी भी जारी है। हालांकि कुछ हद तक हंगामा ये शांत हुआ जब वहां पर एसएसपी पहुंचे। बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा, उसके बाद समझाने के बाद ये लोग वहां से निकल कर गए। लगातार देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर बार बार सामने आ रही है। चिंता का विषय ये कि आखिर कैसे ये तस्वीरें थमेंगी, मजदूरों तक व्यवस्थाएं कब पहुंचेंगी, कब उनको घर पहुंचाया जाएगा और कब जो मजदूर पलायन लगातार कर रहे हैं ये पलायन भी थमेगा। सैलरी नहीं मिलने पर यह हंगामा। राकेश अग्रवाल पुलिस कमिश्नर लुधियाना से जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है नवतेज टीवी में। थैंक यू सो मच सागर जी। राकेश जी, जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, हालांकि मैं पंजाब की बात अधिक करूंगा आपसे, कई लोग वहां पर परेशान हैं इस कोरोना काल में, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लगातार देखिए पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं, उन पर हमले की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं पंजाब में। आपने देखा, आपने उस पर कार्रवाई भी की, हालांकि बताइए सर। देखिए, ये जो कोरोना की जो घड़ी है ये सभी के लिए मुश्किल घड़ी है, और ख़ासकर जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल घड़ी है। लेकिन उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही पेशेंस, संयम और धैर्य का साथ दिया है और प्रशासन की पूरी मदद की है। प्रशासन की तरफ से भी उनकी इस परेशानी को, जो कोरोना के टाइम में उनको परेशानी हो रही है, उसको कम करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से उनको राशन, खाना समय पर हम लोग मुहैया करा रहे हैं। लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में सबसे ज़्यादा मज़दूर जो प्रवासी हैं वो यहाँ रहते हैं। तकरीबन 11-12 लाख के करीब यहाँ प्रवासी भाई लोग रहते हैं, और जिनको कि हम लोग, जो लोग अपने भोजन की व्यवस्था खुद नहीं कर पाते,
उनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, NGOs की तरफ से, पुलिस की तरफ से हम लोग कोशिश करके तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोज़ाना जो है बना बनाया खाना उनके घर के पास तक मुहैया कराते हैं। इसके अलावा जो ड्राई राशन है उसके पैकेट भी उन इलाकों में सरकार की तरफ से और NGOs की तरफ से बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक स्थिति हम लोगों ने कंट्रोल करके रखी हुई है। जी राकेश जी, लेकिन कल के दिन खबर आई कि 4 ट्रेनें चलेंगी लुधियाना से। जो भी मजदूर हैं, जो भी श्रमिक हैं, उनको लेकर अलग अलग राज्यों में वो पहुंचेंगे। लेकिन कई मजदूरों का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचाई जा रही है कि आप कैसे आप जाइए घर तक, कैसे आपको मदद मिलेगी? राकेश जी, इसमें देखिए ये है कि जो मज़दूर भाई अपने घर यूपी, बिहार या किसी और राज्य में जाना चाहते हैं, उसके लिए पंजाब सरकार ने एक वेबसाइट अपनी लॉन्च की है जिसका कि नाम है covidhelp.punjab.gov.in। covidhelp covidhelp.punjab.gov.in। इस साइट पे जाके मज़दूर भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें साइट इनसे पूछती है, वेबसाइट, कि ये लुधियाना में या पंजाब में कहाँ रहते हैं और इन्होंने यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश या जहाँ भी जाना है वहाँ पे किस एड्रेस पे जाना है। साथ में इनका मोबाइल नंबर पूछते हैं। उसके बाद वो डाटा हमारे पास आ जाता है। तो ये तकरीबन 8 दिन पहले ये स्कीम चालू हुई थी और इसमें अभी तक 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है पूरे पंजाब में, जिसमें से कि 7 लाख के करीब लोग हैं जो कि लुधियाना से हैं। एक ट्रेन की कैपेसिटी होती है 1200 से 1300 के करीब। उसमें अभी तक हम लोग 7 ट्रेनों को पिछले 2 दिन के अंदर भेज चुके हैं और रोजाना 4 ट्रेन, 5 ट्रेन, 8 ट्रेन तक की हमारी कोशिश है कि 8 से 10 ट्रेनें कम से कम रोज भेजी जाएं। तो इसमें थोड़ा सा संयम उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी हिसाब से हम लोग डाटा उसका ले रहे हैं और उनको फिर हम लोग SMS भेजते हैं। साथ में उनको यहाँ पे डीसी साहब ने कंट्रोल रूम बनाया है, उस कंट्रोल रूम से फ़ोन जाता है और उन 1200 लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन में उनकी पहले मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच के बाद जो लोग फिट पाए जाते हैं उनको ट्रेन में बिठाया जाता है और ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद उस ट्रेन को रवाना किया जाता है। तो काम थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। 7 ट्रेनें यहाँ से लुधियाना से कल तक रवाना हो गई थी। आज 4 ट्रेनें और जा रही हैं और रोज इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा के इसको 10-12 ट्रेनें रोज तक लेके जाएंगे, जिससे कि सभी को टाइम से हम लोग जो जाना चाहते हैं उनको पहुंचा दें। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमारे नोटिस में आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली है, लेकिन जब हम उनको SMS भेजते हैं तो उनका माइंड अब चेंज हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्री लुधियाना में पिछले 7 दिन में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है। तो इंडस्ट्रीज, कारखाने वगैरह खुलने की वजह से अब मजदूरों को काम मिल गया है और वो लोग अब जाने की इच्छुक ना होके काम करने के ज़्यादा इच्छुक हैं। तो ये वाली भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जो कि एक अच्छा साइन है कि कुछ लोग कारखानों में बिजी हो जाएंगे और कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं अपने गाँव में, वो सरकार की तरफ से, क्योंकि ट्रेन की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी तरीके का किराया नहीं लग रहा है। तो जिन लोगों को कोई किसी मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है तो वो जा सकते हैं जी। लेकिन राकेश जी, देखिए लुधियाना रेड जोन में है, इसके बावजूद परसों की हमने एक तस्वीर देखी, लुधियाना की सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग वहां पर पालन नहीं कर रहे हैं। लोग भूल गए कि कोरोना काल में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। वहां पर कैसे चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि लोग मानने वाले नहीं है। लुधियाना की तस्वीर हमने ऐसे देखी है। राकेश जी, देखिए, ये तो क्या है कि जो लड़ाई है कोरोना की, ये कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो कि दिखता नहीं है। अगर तो दुश्मन दिखता हो तो हम लोग उसको गोली मार सकते हैं। ये तो ना दिखाई देने वाला दुश्मन है और इसमें कोई भी एक डिपार्टमेंट या एक आदमी, ना तो इससे कोई अकेला आर्मी लड़ सकती है, ना पुलिस लड़ सकते हैं, ना कोई सिविल प्रशासन लड़ सकता है, ना ही कोई सरकार लड़ सकती है। ये तो हर एक आदमी की लड़ाई है। हर एक आदमी को इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है और बहुत ही दिमाग से, होशियारी से चलने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़, अगर सरकार सपोज कोई कारखाना खोलती है, वहाँ पे अगर आप एकदम नज़दीक बैठ के बिना मास्क के काम करते हैं तो फिर आपके अपना ही आपको नुकसान होगा, इस बीमारी का फैलाव होगा। तो हमें तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा जो दिनचर्या है वो हम लोग जिंदा भी रह जाएं और
काम भी चल जाए, इकोनॉमी भी डाउन ना हो और इस बीमारी से भी हम लोग लड़ सकें। तो इसमें सभी लोगों का साथ जरूरी है। केवल हम लोग ये कहें कि किसी एक जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई तो हम लोग लोगों को बार बार समझाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी इस तरीके की शिकायत आए वहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लेके लोगों को समझाया जाए। तकरीबन हमारे 40 के करीब जो अनाउंसमेंट की टीमें हैं वो 24 घंटे शहर में यही अनाउंसमेंट करती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, कोरोना का खतरा टला नहीं है। जो हमने इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोली हैं वो लोगों की सहूलत के लिए ही खोली हैं, लेकिन कोरोना की जो सावधानियां हैं जैसे कि मास्क पहनना है, 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी है, हाथ वगैरह साफ करके रखने हैं और सैनिटाइजर्स वगैरह का यूज़ करना है, वो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन पूरी तरीके से चला के रखे हुए हैं। जी राकेश जी, देखिए कोरोना का कहर है, ऐसे में आप भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद आप रहते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी भी सुरक्षा आप कैसे बरतें। हालांकि कल के दिन एक पुलिस कमिश्नर लुधियाना के जो थे सब इंस्पेक्टर, वो भी कोरोना से जंग जीतकर वो बाहर आए। तो ऐसे में आप सभी कैसे सुरक्षा बरत रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को महफूज आप करते हैं राकेश जी? देखो, पुलिस का बहुत ही मुश्किल और चुनौतियां वाला काम है और जो है समाज की एक्सपेक्टेशन पुलिस डिपार्टमेंट से, डॉक्टर से, एडमिनिस्ट्रेशन से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है जिसको कि हम लोगों को पूरा करना है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने तो कोरोना में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान अपना करवाया है। हमारे जो एसीपी साहब थे वो कोरोना के वजह से उनकी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह में सब्जी मंडी में ड्यूटी लगी थी, उनको वहाँ पे कोरोना हो गया और उनको जो है उनकी डेथ हो गई और हमारे 3 और मुलाजिम उनके साथ में कोरोना पॉजिटिव हो गए। चलो लकीली उनका समय पे इलाज हो गया और वो अपनी जंग को जीत के वापस अपने घरों में चले गए। लेकिन ये पुलिस का जो काम है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है और हम लोगों ने अपने मुलाजिमों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स अभी किए हैं। सारे ही मुलाजिमों को हम लोगों ने विटामिन्स की टैबलेट्स दी हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। उनको एक डाइट प्लान दिया है कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी शरीर की बढ़े। इसके अलावा हम लोगों ने होम्योपैथिक की मेडिसिन उनको दी हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं। साथ ही आयुर्वेदिक की मेडिसिन दी हैं। तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और जो इंग्लिश मेडिसिन, सभी तरीके की चीज़ें जो भी हम लोगों को कोई डॉक्टर्स बताते हैं, कहीं से पता लगता है, वो सारे हम लोग मुलाजिमों की हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए वो सारे ही प्रबंध कर रहे हैं। साथ ही ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो मुलाजिमों को प्रॉपर रेस्ट मिले, जिससे कि क्योंकि जब इम्यूनिटी आदमी की वीक होती है तो कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो वो रोटेशन सिस्टम के हिसाब से उनको रेस्ट दी जा रही है और ड्यूटी पॉइंट तक उनके खाना और फल वगैरह पहुंचाए जा रहे हैं। इस चीज़ का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। राकेश जी, देखा जा रहा है कि मजदूरों की सब्र का बांध लगातार टूटता जा रहा है और अगर आने वाले समय में अगर लॉकडाउन को अगर आगे बढ़ाया गया तो फिर इसके लिए भी एक विशेष प्लानिंग अब करनी होगी, क्योंकि देखिए 2 महीने से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं। लोगों के भी सब्र का बांध अगर टूट जाएगा तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पर। राकेश जी, देखिए, जो मज़दूर हैं ये भारत का भविष्य हैं। इन लोगों ने ही सारी कंपनियों को चलाया हुआ है और जितना इन्होंने साहस और संयम है, घर में राशन ना होने के बावजूद भी शांति से बैठे रहे। और अब जब सरकार की तरफ से फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं और धीरे धीरे चालू हो गई हैं, तकरीबन 8000 के करीब फैक्ट्रीज लुधियाना में चालू हुई हैं पिछले 7 दिन में, काफ़ी लोगों को काम मिल गया है। और जो लोग किसी कारणवश अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन्स की भी फ्री व्यवस्था की गई है। तो मैं समझता हूँ किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सावधानी से कोरोना से लड़ने की, जिससे कि जो हम लोग इस जंग को जीत पाएँ। जी चलिए, राकेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवतेज टीवी में बातचीत के लिए। आपने तमाम उन दर्शकों को बताया कि कैसे आप इस जंग को लड़ने में अपनी भूमिका आप निभा रहे हैं और कैसे आने वाले समय में भी प्लानिंग आप करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आज के दिन दिल दहला देने वाली घटना, ये दर्दनाक हादसा। सुबह उठते ही जब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर क्या हो रहा है। आजकल 2-3 दिनों से लगातार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। कल के दिन विशाखापट्टनम की खबर से शुरुआत हुई थी और आज के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल दहला देने वाली ये घटना, पूरे देश को दिल हिलाकर रख देने वाली ये खबर। मालगाड़ी ने मजदूरों को रौंद दिया, 16 की मौत हो गई।
और जालना से भूसावाल ये मजदूर ये जा रहे थे। सुबह करीब 6:30 पर यह हादसा हुआ। पीएम ने हादसे पर दुख भी जताया। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हालातों पर पूरी नजर है। एमपी सरकार ने भी मदद का ऐलान किया। मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर घायलों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था होगी, एमपी सरकार ने जिक्र किया। और विशेष विमान से अधिकारियों की टीम भी वहां पर भेजी जाएगी। अधिकारियों की टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें तो हालांकि हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि सभी मजदूरों के शरीर वहां पर कट गए थे। वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो शायद मन आपका विचलित हो जाए, परेशान हो जाए आप। देखिए, तीर के निशान के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मजदूर कहां पर सोए थे। देखिए, शत विशत पड़े ये शव, ये दर्शाते हैं कि बेहद ये दर्दनाक ये हादसा। मालगाड़ी ने मजदूरों को रौंद दिया। 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे देश में ये खबर सुर्खियों में अभी भी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये दिल दहला देने वाली घटना जब सामने आई तो रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर लगभग 40 किलोमीटर ये पैदल चल कर गए, लेकिन जब ये थक गए तो वहीं पर ये सो गए। और जब मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी, हालांकि ड्राइवर ने देखा, ये भी कहा रेल मंत्री ने, उन्होंने कोशिश की रोकने की, लोको पायलट ने, लेकिन गाड़ी रुक नहीं सकी और अंत में मजदूरों की जिंदगी चली गई। मालगाड़ी ने मजदूरों को रौंद दिया। 16 की मौत हो गई। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं पूरी घटना की तस्वीरें क्या कुछ थी। घर लौटने की आस, लेकिन पटरी पर ही टूट गई उनकी सांस। ये तस्वीरें जो दिल दहला देती हैं। अजहर संवाददाता जुड़ गए औरंगाबाद से, पूरी जानकारी देंगे। अजहर, ताजा अपडेट क्या कुछ है, किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हालांकि एमपी सरकार ने ऐलान किया कि मजदूरों को मुआवजा हम देंगे, लेकिन पूरे देश में हलचल बहुत तेज है इस खबर के आने के बाद। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पर 16 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोगों की भी अब पहचान कर दी गई है। राज्य सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए का ऐलान इन लोगों के लिए किया था, लेकिन इसमें से जो मजदूर 3 मजदूर जो बचे हैं, उन्होंने इस पूरे घटना का वाकया भी बताया है कि किस प्रकार से वो चलते आ रहे थे, उनको प्यास लगी इसलिए वो एक जगह पर रुक गए। पानी पीते समय उनको आंख लग गई, यानी उनको नींद लग गई, और जब ट्रेन आ गई तो इन 19 मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, जिसके बाद 16 लोगों की मौत हो गई है। सागर, अजहर, क्या लगता है? देखिए, हम दोष तो हम सरकार को देते हैं हर वक्त, प्रशासन को जिम्मेदार हम ठहराते हैं। थोड़ी सी गलती, देखिए जान तो चली गई लेकिन गलती नहीं देनी चाहिए। लेकिन गलती है यहाँ पर, ट्रैक पर सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि पता है कि मालगाड़ी चलने के आदेश है, मालगाड़ी वहां पर चल सकती है। बेशक गाड़ियां भी हालांकि चलनी शुरू हो गई, श्रमिक ट्रेनें भी जा रही हैं, तो चूक यहाँ पर हो गई। मजदूरों ने भी बहुत बड़ी गलती एक कर दी और उन्हीं की जान के लिए जोखिम में बन गया। अजहर, हम अभी ये लोग तो मर गए हैं, लेकिन इनकी हम गलती नहीं बोलना चाहे, लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने रेलवे ट्रैक पर नहीं रुकना चाहिए था। और हर रोज जो ट्रेनें चलती है, इस प्रकार लॉकडाउन के दौरान ट्रेनें बंद है, इसलिए कहीं ना कहीं इन मजदूरों को ऐसा लगा कि अब यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी, इसलिए यह मजदूर यहाँ पर रुके थे। लेकिन इनको शायद नहीं पता होगा कि अब यहाँ से एक मालगाड़ी भी गुजरेगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन मजदूरों की भी हम गलती कहेंगे कि रेलवे ट्रैक पर इन्होंने नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन अब कुछ जाने अनजाने में वो लोग वहाँ पर रुक गए, उनको प्यास लगी थी, इस कारण भी वो रुके होंगे। रेलवे ट्रैक ऐसा होता है कि वो बिल्कुल स्टेशन पर ले जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक को पकड़ते हुए ये लोग स्टेशन की ओर जा रहे थे। सागर जी, अजहर, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार की भी यहाँ पर गलती है? अगर सरकार ध्यान देती, प्रशासन अगर ध्यान देता कि कौन से मजदूर पैदल जा रहे हैं, कौन से मजदूर पलायन कर रहे हैं, कैसे ये निकल के जा रहे हैं, हालांकि उनके लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अजहर, सागर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये सरकार जो है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं कि हमने जो बाहर राज्य के मजदूर हैं उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर की है, उनकी खाने की व्यवस्था हो, उनके अन्य प्रकार के रहने की व्यवस्था हो, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूर यहाँ पर खाने पीने की दिक्कतों के कारण यहाँ नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए वो अपने गांव जाना चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार बार बार ऐलान कर रही है कि हमने पुलिस की व्यवस्था लगाई है, लेकिन अगर पुलिस की व्यवस्था जगह जगह होती तो शायद ये मजदूर
एक जगह से दूसरे जगह ना जा पाते और रेलवे ट्रैक से तो नहीं जा पाते। इसमें रेलवे की भी ये गलती कहेंगे कि रेलवे पुलिस भी वहां पर मौजूद नहीं थी, रेलवे का कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था कि उन मजदूरों को पहले ही इत्तला दी जाए कि रेलवे ट्रैक से कोई ना जाए। सागर। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर पूरी जानकारी के लिए। संजय निरुपम कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पे। संजय जी, एक बड़ी घटना आज के दिन दिल दहला देने वाली। जब सुबह सभी लोगों ने आंखें खोली तो दिन की शुरुआत इसी खबर के साथ हुई और लगातार सभी लोग आरोप लगाने में लगे हैं सरकार पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर के बाद, संजय जी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी आज सुबह की, और ये इस तरह की घटनाएं हो सकती थी ऐसी आशंका प्रारंभ से जताई जा रही थी, क्योंकि हमने अपने देश के प्रवासी मजदूरों को, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से जब अपने अपने गांव की तरफ लोग निकले तो हमने बस उसको यूं ही छोड़ दिया। कोई हाईवे पे तेज रफ्तार से गाड़ी चल, जहाँ पर गाड़ियां चलती है हाईवे पे चला जा रहा है, कोई रेलवे ट्रैक पे चले जा रहे हैं और उन्हीं रेलवे ट्रैक पे सो रहे हैं, उन्हीं हाईवे के किनारे सो रहे हैं। तो इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, इस तरह के हादसे हो सकते हैं, सरकार को अनुमान लगाना चाहिए। मैं किसी सरकार को दोष देने के पक्ष में नहीं, क्योंकि किस को दोष देंगे। सच है कि पूरी व्यवस्था फेल हो गई, सच है कि पूरी व्यवस्था को अंदाज ही नहीं लग रहा है ये इतना बड़ा प्रश्न है। आज लगभग 11 करोड़ के आसपास लोग सड़कों पे हैं। आज लगभग समझ लीजिए कि कोई ऐसा राज्य नहीं है, चाहे दक्षिण का राज्य हो या उत्तर का राज्य हो, पश्चिम का राज्य हो, पूरब का राज्य हो, हर तरफ से एक जो रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड दिख रहा है। पिछले 70 वर्षों में पहली बार ऐसा दिखा है कि लोग शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं। अब तक लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे। शहरों की तरफ क्यों जाते थे? क्योंकि रोजी रोटी मिलती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि शहरों में रोजी रोटी ठप हो गई है, कारखाने बंद हो गए, जो सेठ हैं, जो मालिक हैं, वो लापता हो गए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का जो छोटा मोटा, जो गरीबों का जो जमा पूंजी था वो भी खत्म हो गई है, जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। तब ऐसी स्थिति में उनके पास अपने गांव की ओर लौटने के अलावा कोई साधन नहीं है। हम लगातार पिछले 40 दिनों से डिमांड करते रहे कि इन माइग्रेंट लेबर्स को गांव जाने का इंतजाम करके दीजिए। हम इतना बड़ा देश है, हम दुनिया की महाशक्ति माने जाते हैं, अब महाशक्ति बनने का एक ख्वाब देखते हैं, कल्पना करते हैं। क्या हम ऐसे अपने मजदूरों को गांव भेजने का इंतजाम नहीं कर सकते? बहुत साधारण सी बात है, या तो हम स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी बसें होती हैं, सरकारी बसें, उन बसों के जरिए भेज सकते थे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ट्रेनें शुरू कर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच सिर्फ घोषणाएं चल रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। पहले तो ट्रेन नहीं, बड़ी मुश्किल से ट्रेन हो रही है, उसके बाद भाड़ा कौन भरेगा? केंद्र सरकार ने कहा कि 85% भाड़ा हम भरेंगे, 15% राज्य सरकारें भरेंगे। लेकिन आज हालात है कि अभी आप बेंगलोर का देख लीजिए, कभी मुंबई का देखिए, कभी गुजरात का देखिए, हर जगह प्रवासी मजदूरों से भाड़े के पैसे, ट्रेन में रेल के भाड़े के, रेल के टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। मतलब सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं एकदम से पूरी व्यवस्था संवेदनहीन हो गई है, निष्ठुर हो गई है। किसी को अंदाज नहीं मिल रहा है कि इतना बड़ा एक जन समुदाय है जो एकदम से बेसहाय, असहाय पड़ा हुआ है। इसका ख्याल रखना चाहिए, इसको गांव तक पहुंचाने का एक साधन उपलब्ध करा के देना चाहिए। ऐसी कोई चिंता, कोई एक क्या कह सकते हैं, जिम्मेदारी शासन या व्यवस्था के स्तर पर नहीं हो रहा। इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टी को, किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बेंगलोर से लेकर के लखनऊ तक, हर तरफ अगर आप देख लें तो एक निष्ठुरता सा व्याप्त कर गया है, और हर जगह एक ऐसा है कि मतलब ये किसी की परवाह नहीं है, मतलब ये किसी की जवाबदारी नहीं है। लोग एकदम से छोड़ दिया है लोगों ने इन गरीब लोगों को अपने ऊपर भगवान के भरोसे। संजय जी, वैसे क्या लग रहा है, जिस तरह से सरकार का फेलियर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर लॉकडाउन के पहले अगर रोड मैप अगर तैयार होता कि कैसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है, कैसे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी है, कैसे जो प्रवासी मजदूर जो इधर उधर आज के दिन भटक रहे हैं, अगर पहले से अगर पूरी प्लानिंग अगर तय की गई होती, लॉकडाउन के पहले अगर इस पर विचार अगर सरकार कर लेती, तो शायद ये दुखद दिन आज हम सभी को नहीं देखना पड़ता। संजय जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन की घोषणा करते समय या घोषणा करने से पहले अगर हम इस प्रकार के कुछ इंतजाम करते तो निश्चित तौर पर ऐसी दुर्दशा नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में बैठी सरकार हो या राज्यों में बैठी सरकार हो, सरकारों को पता ही नहीं है कि कितने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के कोने कोने से, गांव गांव से लोग जाके शहरों में एक माइग्रेंट लेबर की जिंदगी जी रहे।
हमारे देश में किसी भी सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, चाहे दिल्ली की सरकार हो या मुंबई की सरकार हो, किसी के पास ऐसे डेटा ही नहीं है कि सचमुच दिल्ली में कितने माइग्रेंट लेबर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस दुर्गति में, किस दुर्दशा में जीते हैं। मुंबई में कहाँ कहाँ कितने लोग हैं, किसी को अंदाज नहीं है, क्योंकि इनका कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इनका राशन कार्ड नहीं है, इनके पास वहाँ का लोकल आधार कार्ड नहीं है, इसलिए कोई इनकी पहचान ही नहीं है। और ऐसे में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो पता नहीं था कि एक बार अगर काम धंधा बंद हो जाएगा, इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, इनकी रोज की कमाई ठप हो जाएगी और सरकारें जब इनको खिला नहीं पाएगी या खिला पाने में असमर्थ हो जाएगी, तब ये जाएंगे कहाँ? तब जब निकलेंगे रास्ते पे तो इनको हैंडल कैसे करें? इसलिए सरकार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और आज मैं देख रहा हूँ कि सरकारें पूरी तरह से असहाय निसहाय से हो गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन अभी भी तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति जो इस पूरी समस्या का एक समाधान जो समझ पा रहा हूँ वो इतना है कि महानगरों से धड़ाधड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेनें शुरू की जानी चाहिए और इस सारी की सारी ट्रेनें विदाउट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसमें कोई टिकट चार्ज नहीं होना चाहिए। बिहार जाने वाली ट्रेनों में बिहार के लोग बैठेंगे, यूपी जाने वाली ट्रेनों में यूपी के लोग, वेस्ट बंगाल जाने के लिए वो वेस्ट बंगाल के लोग, असम जाने वाली ट्रेनों में असम के लोग बैठेंगे, मध्य प्रदेश जाने वाले ट्रेनों में मध्य प्रदेश के लोग बैठेंगे। अलग अलग शहरों से, कहीं नागपुर से ट्रेनें शुरू करिए, कहीं हैदराबाद से, कहीं बेंगलोर से, कहीं मुंबई से, कहीं दिल्ली से, कहीं सूरत से, कहीं अहमदाबाद से, तब जाकर के आने वाले 10-15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके अलावा फिलहाल कोई इसका ठीक है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया नवतेज टीवी में बातचीत के लिए। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के कृपा शंकर सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। कृपा शंकर सिंह जी, एक ऐसी घटना आज के दिन महाराष्ट्र में जो पूरे देश में जब सामने आई तो सभी लोग परेशान हो गए, दिल दहला देने वाली ये घटना। और आज के दिन की, कल के भी दिन कुछ ऐसी खबर के साथ शुरुआत हुई थी। यहाँ पर दोष हम किसको दें कृपा शंकर जी? जी सही बात है, दिल दहला देने वाली घटना है। सुबह मैंने भी जब टेलीविजन खोला और देखा तो सचमुच ऐसे लगा कि कैसे मार पड़ती है उन बेचारों के ऊपर। एक तो पैदल जा रहे थे गांव और दूसरे मतलब ट्रेन के नीचे उनका जिस ढंग का मौत हुआ है, बहुत बहुत दुखी मतलब सब हम लोग हैं। लेकिन मैं इसको यही कह रहा हूँ कि ट्रेन जो है आज पूरे देश में पैसेंजर ट्रेन बंद है। ये जो स्पेशल ट्रेन मजदूरों के लिए चलना शुरू हुआ तो 1-2 ट्रेन मैंने कहा कि दिन में 10-15 ट्रेन चलाओ और जो मजदूर जहाँ भी जाते मजबूरी में जा रहे हैं उनको 100 नहीं 100 किलोमीटर एक दिन चल के जाए। इसलिए ज्यादा ट्रेन चला करके मजदूरों कम से कम उनके मतलब गाँव तो जाने उस राज्य में जाने दें। और बड़ी दुखद घटना है। मैं हाथ जोड़ के बल्कि आज मैंने मैं प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके मजदूरों के, एक तो भूखा पेट है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के औरतें बच्चे महामार्ग पे हाईवे बैठे हुए हैं, रात भर चलते हैं, सवेरे बैठ के कहीं जैसे कुछ रोटी मिल जाती खा लेते हैं। ये परिस्थिति बनी हुई है जी कृपा शंकर जी। लेकिन यहाँ पर दोष देखिए महाराष्ट्र की सरकार का, प्रशासन का, सिस्टम का भी पूरी तरह से दोष है, जिम्मेदार है सिस्टम भी। अगर मजदूर अपने घर से निकल रहे हैं तो आखिर क्यों निकल रहे हैं, उन तक व्यवस्थाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं? जो ट्रेनें जा रही हैं उनकी जानकारी उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो ट्रेन से अपने घर के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? तो यहाँ पर सरकार की, जो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, उनकी भी गलती है, प्रशासन भी जिम्मेदार है इस पूरी घटना के पीछे। कृपा शंकर जी नहीं, मैंने यही कहा कि कहीं न कहीं समन्वय कहाँ नहीं हो रहा है, किसकी जवाबदारी है? एक बार अगर सरकारी कोई निर्णय हो गया है, किसी अकेले का निर्णय नहीं है। और ये माइग्रेंट जो है मतलब दूसरे राज्यों से मजदूर आए हैं, ये कोई बांग्लादेशी और ये नहीं है, उनके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता जो हमारे मतलब हमें हिंदुस्तानी के मजदूरों के साथ हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया कृपा शंकर जी बातचीत के लिए नवतेज टीवी में। तो आपने सुना, पूर्व गृह मंत्री का भी यही कहना था कि सिस्टम पूरी तरह से फेल है। अगर लोगों तक मदद पहुंच पाती, लोगों तक जानकारी पहुंच पाती कि लोग कैसे अपने घर तक जाएंगे, तो शायद आज मजदूर आज के दिन पलायन नहीं करते। पैदल वो 40 किलोमीटर पैदल नहीं जाते चल के, वो सोते नहीं ट्रैक पर, उन्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी है। आखिर ये कमी कहां पर? अधिकारियों की टीम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम दिखा रहे हैं, एक तरफ औरंगाबाद में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो दर्दनाक घटना घटी आज के दिन, सुबह 6:30 बजे का वो वक्त था जब उनकी जिंदगी मौत की आगोश में समा गई। देखिए आप, पटरी पर बिखरी थी रोटियां, लेकिन कैसे उनकी जिंदगी चली गई।
मौत मजदूरों को ले गई, भूख के सबूत छोड़ गई। घर लौटने की आस और पटरी पर ही टूट गई उनकी सांस। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रदेश की सरकार की तरफ से हर एक मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं विशेष विमान से उच्च अधिकारियों की एक टीम भेज रहा हूं, जो वह आगे भी आप देखिए क्या लिखा उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट, उन्होंने कहा कि हर एक परिवार तक हर संभव मदद मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी इन्होंने ऐलान किया। ये बड़ी खबर आज के दिन की। उन्होंने आगे लिखा, पीएम मोदी ने लिखा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से मैं बेहद आहत हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि एक ऐसी घटना रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से बात कर चुके हैं और वो हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ये आज के दिन की खबर। और कल के दिन विशाखापट्टनम की खबर। 2 दिन की शुरुआत हुई कुछ ऐसी खबरों से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचा होगा ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन जब ट्रेन आई तो जिंदगी छीन ली। उनकी जिंदगी देखिए कैसे खत्म हो गई। ये वो ट्रैक आप देख रहे हैं। नवतेज टीवी लगातार सुबह से ये खबर आपको दिखा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप सचेत भी रहिए। ट्रैक पर आप मत सोइए, रेलवे ट्रैक को पार आप मत करिए, क्योंकि कब ट्रेन आएगी आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं है। हालांकि लोको पायलट ने कोशिश की कि मैं ट्रेन को रोक सकूं, लेकिन अंत में वो कोशिश भी नाकाम हो गई। पीयूष गोयल ने इस बात का जिक्र भी किया। पटरी पर सोए के सोए रह गए ये मजदूर और जिंदगी इनकी खत्म हो गई। देखिए, तीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कहां पर मजदूर ये सोए थे और ये घटना कितनी दुखद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब के होशियारपुर में प्लेन क्रैश हो गया। बड़ी खबर, पंजाब के होशियारपुर में प्लेन क्रैश हुआ। सेना का फाइटर प्लेन ये क्रैश हुआ। रूटीन ट्रेनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा। तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन ये क्रैश हुआ और हादसे में पायलट अभी सुरक्षित है। सूचना पर वहां पर अधिकारी पहुंचे। पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। नवाशहर जिले के चुहाड़पुर में दोपहर MiG-29 क्रैश हुआ। हालांकि पायलट ने प्लेन क्रैश होने से पहले ही अपनी जान बचा ली। पायलट MK पांडेट की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। उसे सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट भी किया गया। MiG-29 के क्रैश होने की खबर पाकर आसपास के गांव के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वायुसेना को पूरे हादसे के बारे में जानकारी दी गई और यह भी बताया जा रहा है कि वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि करीब दोपहर 11 बजे के आसपास आग का गोला वहां पर गिरता हुआ दिखाई दिया। लोग खेत की ओर भाग चले और लोग सोचे कि आखिर ये क्या हो गया। विमान वहां पर गिरा और उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण खेत में आग लग गई। आनन फानन में प्रशासन को यह खबर दी गई। एक तरफ तस्वीरें और एक तरफ ये बड़ी खबर। लोग खेत की ओर भागे तो देखा कि वहां पर एक विमान गिरा है, उसमें विस्फोट अभी भी जारी था। विस्फोट के कारण खेत में आग लग गई। आनन फानन में प्रशासन को यह खबर दी गई और अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि ये इलाका भारत पाकिस्तान की सीमा पर यह स्थित है और पठानकोट, आदमपुर समेत कई एयरबेस यहां पर आसपास ही हैं। आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए MiG-29 का संचालन होता रहता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि आज भी ट्रेनिंग के दौरान MiG-29 में तकनीकी खराबी आई होगी और प्लेन वहां पर क्रैश हो गया। बड़ी खबर यह भी, पंजाब के होशियारपुर में प्लेन ये क्रैश हुआ। सेना का फाइटर प्लेन जो आज के दिन क्रैश हुआ, तकनीकी खराबी की वजह से यह बड़ा हादसा। हालांकि पायलट की जान बच गई, ये एक अच्छी खबर थी। पंजाब में भारतीय वायुसेना का एक फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ और नवाशहर जिले के चुहाड़पुर में दोपहर के वक्त की यह घटना। पायलट ने प्लेन क्रैश होते ही अपनी जिंदगी बचा ली। देखिए तस्वीर वहां की, कैसे खेत में वहां पर प्लेन वहां पर गिरा और विस्फोट हुआ। ये तस्वीरें वहीं की। पंजाब के होशियारपुर की यह घटना, नवाशहर जिले के चुहाड़पुर में दोपहर MiG-29 ये क्रैश हुआ। गुरदीप सिंह संवाददाता फोन लाइन पे पूरी जानकारी देंगे। गुरदीप, एक बड़ी घटना पंजाब में, जिस तरह से प्लेन ये क्रैश हुआ, हालांकि पायलट की जान बच गई, उसका इलाज अभी जारी है, अभी हाल कैसा है उनका? गुरदीप जी
जी सागर, मैं बताना चाहूंगा जी, ये दोपहर की घटना है जब MiG-29 क्रैश हुआ। जो बॉर्डर होशियारपुर और नवांशहर का बॉर्डर पिंडाओं पड़ता है चूड़पुर में, जहां क्रैश हुआ। क्रैश होने से कुछ देर पहले ही पायलट ने कूद के वहां से अपनी जान बचा ली। स्टार्टिंग में उसको सिविल हॉस्पिटल नवांशहर में दाखिल करवाया गया, लेकिन अब उसकी हालत स्थिर है। उसको दूसरे प्लेन से आजमपुर एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। जी सर। चलिए गुरदीप, क्या लगता है जिस तरह से घटना घटी, कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से घटना घटी, आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, अधिकारी कितने मुस्तैद दिखाई दिए गुरदीप वहां पर इस घटना के बाद? जी सागर, बताना चाहूंगा कि ये दोपहर की घटना थी। गांव ये गनीमत रही कि गांव से थोड़ी दूर ही ये क्रैश हुआ। अगर ये क्रैश किसी गांव में होता तो जरूर बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन तुरंत ही लोगों ने जैसे ही पायलट को निकाला, पायलट को पानी वगैरह पिलाया, तो होशियारपुर और नवे शहर के डीसी, एसएसपी, सीनियर अधिकारी, पुलिस फोर्स पूरे मुस्तैद नजर आए, मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ आग पे काबू पाया। ये जो खेत था, ये कनक की कटाई वाला खेत था, जिसके आसपास के 3-4 खेत और भी जल के खाक हो गए, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये गनीमत रही। जी चलिए, शुक्रिया गुरमीत पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पंजाब के होशियारपुर में प्लेन ये क्रैश हुआ, सेना का ये फाइटर प्लेन जो आज के दिन क्रैश हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मीडिया से आज के दिन बातचीत की। उन्होंने जिक्र किया कि लॉकडाउन में किस तरह से लोगों के सामने तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं और आगे कैसे हमें इस कोरोना की जंग से लड़ना है। राहुल गांधी ने आज के दिन बातचीत की और उन्होंने सरकार को भी जमकर घेरा। राहुल गांधी की यह तस्वीर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर भी बात की। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। राहुल गांधी की बड़ी बातें आज के दिन उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। बिना देरी के पैकेज का ऐलान हो, राहुल गांधी की बड़ी बातें आज के दिन जब उन्होंने बातचीत की मीडिया से। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो, राहुल गांधी ने जिक्र किया। प्रवासी मजदूरों के लिए नीति हो, राहुल गांधी ने लिखा। संकट से उबारने के लिए लॉकडाउन काफी नहीं है, केंद्र राज्य में समन्वय की जरूरत है, तभी जाकर ये जंग हम जीत पाएंगे, कोरोना से लोगों तक मदद पहुंचेगी। यह आलोचना करने का वक्त नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, कल परसों मदद से काम नहीं चलेगा, मदद अब आज ही लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। गरीब लोगों को आज मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा, हमें इस दौर में आगे अब निकलना है। राहुल गांधी की बड़ी बातें आज के दिन जब उन्होंने जिक्र किया, आर्थिक मदद, समय की मांग, मजदूरों को आर्थिक मदद दे केंद्र की सरकार। राहुल गांधी ने यह भी कहा। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है, उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। इंद्रसेन यादव लाइव जुड़े हैं, पूरी बातचीत मैं उनसे करूंगा। इंद्रसेन, राहुल गांधी ने जिक्र किया कि सरकार को अब कुछ और कदम बड़े उठाने पड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह वक्त आलोचना का नहीं है, लोगों की मदद करने का है, लोगों तक मदद पहुंचाने का है, काम करने का है। इंद्रसेन। बिल्कुल सागर, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है, लेकिन वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये समय आलोचना का या फिर राजनीति का नहीं है। लेकिन सागर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी या फिर हम कांग्रेस की बात करें, इस तरह से लगातार केंद्र सरकार को घेरने की ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति ही है। क्योंकि
कांग्रेस ने एक मजदूरों से पैसा ले रही है और अगर वो मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो कांग्रेस उनको उनके घर तक पहुंचाएगी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है सागर, साफ तौर से। और अगर हम बात करें कि आज जब राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, साफ तौर से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये लोगों को बताना चाहिए कि लॉकडाउन कब तक चलने वाला है और लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति क्या है, और अगर लॉकडाउन आगे और बढ़ाया जाएगा तो कब तक बढ़ाया जाएगा, और अगर कहीं पर लॉकडाउन या किसी राज्य में या किसी इलाके में खोला जाएगा तो किस तरीके से खोला जाएगा। तो ये कुछ अहम मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश करी है और पीएम मोदी के ऊपर कह सकते हैं कि हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं राहुल गांधी। और इससे पहले भी सागर, साफ तौर से अगर हम बात करें तो आपने और हमने सुना और देखा होगा कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को लॉकडाउन के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो सपा हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। लगातार सभी विपक्षी पार्टियां जो है सागर वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि ये टाइम आलोचना का नहीं है, लेकिन मुझे यही लगता है सागर कि जिस तरह से लॉकडाउन के मुद्दे पर जो पार्टियां राजनीति करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है सागर की अभी जरूरत नहीं है राजनीति करने की। सभी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष पक्ष की हो, सभी लोगों को एकजुट होकर लॉकडाउन जो चल रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए और साफ तौर से सरकार के साथ खड़े होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए और ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने चाहिए। सागर। चलिए, शुक्रिया इंद्र सेन पूरी जानकारी के लिए। मायावती ने भी केंद्र और राज्य की सरकार को जमकर घेरा। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई और जमकर घेरा सरकार को और कड़ी आलोचना भी की। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बेहतर व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कोचिंग में पढ़ने वाले अमीरों के छात्रों के लिए विशेष बसें और विदेशों में फंसे अमीर लोगों के लिए विशेष विमान भेजे जा रहे हैं, तो वहीं एक तरफ गरीब मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह औरंगाबाद में मजदूरों की ट्रेन से कुचल जाने पर भी उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। मायावती ने जिक्र किया कि इस बीमारी के दौरान जो सबसे ज्यादा दुखी नजर आते हैं वो है गरीब मजदूर। प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा दुखी वो नजर आते हैं। उनके साथ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें जो बर्ताव कर रही हैं वो बहुत ही गलत है। सरकार ने उन लोगों की भोजन की भी उचित व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से ये भूख से ये तड़पते रहते हैं। मायावती ने कहा कि आज महाराष्ट्र के पास कई प्रवासी मजदूर हादसे में मारे गए। ये केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही और असंवेदनशीलता का ये नतीजा है। सबसे ज्यादा जो हमें दुखी इस बीमारी के दौरान नजर आ रहे हैं तो वो जो गरीब मजदूर लोग वो नजर आ रहे हैं, जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर तो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। ये प्रवासी लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा हो या राज्यों की सरकारों के द्वारा, तो इनके साथ काफ़ी बर्ताव बहुत गलत किया जा रहा है और जिसकी वजह से भूख से ना इनको रोटी रोजी तो छोड़ो, ऐसे में उनको ठहरने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए थी, वो भी बराबर नहीं की गई। तो जिसकी वजह से तो ये भूख से जो तड़फ रहे जो लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर गरीब व मजदूर विरोधी तथा पूंजीवादी समर्थक रवैये से तंग आकर वे मजबूर होकर अपने अपने प्रदेशों में जैसे तैसे करके वापस जा रहे हैं। तो मायावती ने कहा कि आने वाले समय में कुछ विशेष कदम अब उठाने पड़ेंगे। राज्य और केंद्र की सरकार कुछ बेहतर कोशिश करे, तभी जाकर जो आज के दिन तस्वीरें सामने आई महाराष्ट्र से, जहां पर कई मजदूरों की मौत हो गई। जो मजदूर पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे, जब वो 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे थोड़ी दूरी तक, तो वो थक गए और वो पटरी पर वो सो गए। थोड़े आराम वो वहां पर फरमाने लगे, लेकिन उसके बाद पटरी पर ही उनकी मौत हो गई थी।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। शराब की बिक्री अभी बंद नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। शराब की बिक्री अभी बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया क्योंकि ये याचिका दायर की गई थी कि शराब की बिक्री बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी की। शराब की बिक्री राज्यों का ये नीतिगत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव भी दिया इस मौके पर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कई राज्य सरकारों ने शराब की बिक्री शुरू कर दी। लंबी लंबी कतारें भी देखी गई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों का ये नीतिगत मामला है और वो होम डिलीवरी या ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित में ये कहा गया कि दुकानों पर जो लंबी लंबी कतारें हैं, इसकी वजह से कोरोना का कहर और भी बढ़ सकता है। ऐसे में इन दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। याचिका की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं करते हैं, लेकिन राज्य सरकारें लोगों को अप्रत्यक्ष बिक्री या होम डिलीवरी को लेकर सोचें। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और राज्य सरकारों का ये नीतिगत मसला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी की जा रही है शराब की बिक्री राज्यों का नीतिगत फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंकज वानखेड़े फोन लाइन पे पूरी जानकारी देंगे। पंकज, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राज्य सरकार का ये नीतिगत फैसला है, शराब की बिक्री को बंद हम नहीं करवा सकते, और कई लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि शराब की बिक्री बंद हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार किया जा रहा है। पंकज, बिल्कुल बेशक, देखिए ये याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर विचार करे राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। उसके अलावा शराब की जो बिक्री है उस पर रोक लगाया जाए, ऐसा याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ खारिज कहा, ये राज्य सरकार का मसला है। राज्य सरकार डिसाइड करेगी उनको होम डिलीवरी करनी है या तो फिर उनको शराब बिक्री जैसे भी करनी, वो राज्य सरकार की अनुमति से और राज्य सरकार के अनुपालन में होगा। तो इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। तो ये तय हो गया है सागर के आने वाले समय में शराब की बिक्री जिस तरह से चल रही है और राज्य सरकार डिसाइड करेगी उनको चलाना है नहीं चलाना, वो राज्य सरकार के वेट पर छोड़ा गया है। पंकज, इस तरह से ये भी कहा गया कि होम डिलीवरी हो तो बेहतर हो। छत्तीसगढ़ में हालांकि ये फैसला लिया गया, तो अन्य राज्यों में भी क्या ये कदम उठाया जाना चाहिए? तब हालात बेहतर हो सकते हैं, दुकानों पर लोगों की कतारें ना लगें। पंकज, देखिए साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सोशल डिस्टेंस और दूरी बनाने की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अगर बेहतर होगा कि राज्य सरकार होम डिलीवरी जैसी कोई रास्ता निकाले और उपाय काम किया जाए। क्योंकि सागर लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी, याचिका इसी बेस पे थी कि जिस तरह से शराब के दुकानों पे जो लंबी लंबी लाइनें लग रही है उससे कहीं ना कहीं कोविड-19 का खतरा ना बढ़ जाए। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शराब की तरह बिक्री है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और साथ ही राज्य सरकार इस बात पे सोचे कि किस तरह से होम डिलीवरी किया जा सकता है। तो हो सकता है सागर आने वाले समय में जिस तरह छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना होम डिलीवरी सिस्टम चालू किया, उस तरह हो सकता है जोमेटो जो कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है वो भी इसमें विचार कर रहा है। अपना कोटेशन दिया है केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को कि वो होम डिलीवरी करने को तैयार है। तो हो सकता है कोई अच्छी खबर आ जाए शराब पीने वाले लोगों के लिए कि उनको होम डिलीवरी जोमेटो या कोई थर्ड पार्टी इसको होम डिलीवरी करना चालू कर दे। सागर जी, चलिए शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बड़ी खबर आप देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना कि राज्य सरकारों का नीतिगत फैसला है। हालांकि शराब की अगर होम डिलीवरी अगर की जाए तो शायद दुकानों पर लंबी लंबी कतारें ना देखी जाएं। लॉकडाउन के दौरान आप घर में आप कैद रहें, लॉकडाउन का आप पालन करें। नवतेज टीवी लगातार यही अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी